हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों के बहुत सारे सब्जेक्ट जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण है उन सभी के एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी विषय की क्लासेस को देखें, उसको बार बार रिविज़न करें और ध्यान से क्लास को सुने। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से हैं जो सही है। कह रहा है गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। दूसरा कह रहा है केरल में पूर्णतः सौर शक्ति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरा कह रहा है गोवा में भारत की विशालतम तैरता हुआ सौर प्रकाशित बोल्टिक परियोजना है। और आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है, इनमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहले में कह रहा पहला दूसरा, दूसरे में कह रहा केवल दूसरा, तीसरे में कह रहा पहला तीसरा और चौथे में कह रहा केवल तीसरा। आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य है और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे, आपका जो सही है वो है आपका केवल और केवल दूसरा। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है। गुजरात में नहीं है, विशालतम सौर पार्क आपके राजस्थान में है, इसलिए गलत हो गया। और विशालतम तैरता हुआ सौर प्रकाश वाला बोल्टिक परियोजना ये आपके आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आंध्रा में है विशालतम तैरता हुआ सौर प्रकाश बोल्टिक परियोजना और राजस्थान में है विशालतम सौर पार्क। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन होता है। जो आपका सौर ऊर्जा है इसका विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है। शुष्क कोशिकाओं के द्वारा, लेक चेंज कोशिकाओं के द्वारा, बोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा या फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। फटाफट उत्तर देंगे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा बिकॉज ये आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे प्रश्न आपके ISPCS में आए हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सौर की ऊर्जा से नहीं होता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो सूर्य की ऊर्जा से नहीं जुड़ा है, बाकी सारे सौर ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। फटाफट दीजिएगा उत्तर। शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा बिकॉज ये वेरी इजी है। आप सभी को पता है नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से नहीं चलता। बायोमास ऊर्जा इनडायरेक्ट में सौर ऊर्जा से प्रभावित है। पवन ऊर्जा भी सूर्य के निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब की मतलब जो केंद्र बनते हैं टेम्परेचर से, उसकी वजह से चलते हैं। और बहुतापीय ऊर्जा भी सूर्य से ही प्रभावित है। लेकिन आपका नाभिकीय ऊर्जा सोलर ऊर्जा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है। भारत में कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं तटीय शक्ति जो है वो आपके ज्वारीय शक्ति से उत्पादित होती है। कौन सा क्षेत्र है। उत्तरी सरकार तट है, मन्नार तट है, खंभात तट है या केरल तट है। बताइए बच्चा लोग, आपके सामने ऑप्शन और शानदार प्रश्न है और आप सभी को पता होगा बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खंभात तट पे सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं बनती हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। चेन्नई, कोचीन, अहमदाबाद या नई दिल्ली। तो शानदार प्रश्न बच्चा लोग। भारत में पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा केरल का कोच्चि है। ये भी आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत में प्रकाश वोल्टीय के इकाई में प्रयोग आने वाली सिलिकॉन वेयर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा कह रहा है सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। पहले में केवल पहला, दूसरे में केवल दूसरा, तीसरे में है दोनों और चौथे में है कोई नहीं। आप सभी ने ऑप्शन को देख लिया है। अब आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इसमें से एक भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, दोनों गलत हो गए हैं। इसलिए आपका जो सही है वो है आपका इनमें से कोई नहीं।
अगला देखिए, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलतः उद्देश्य हैं। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य क्या है? शिक्षणात्मक और अन्वेषणात्मक, नैदानिक और मूल्यनात्मक, दूसरा मतलब तीसरा कह रहा है संशोधनात्मक और भविष्य सूचक, और चौथा कह रहा है निवारक और सुधारात्मक। आपको बताना है पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रमों के मूलभूत उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है तीसरा, संशोधनात्मक और भविष्य सूचक। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य है। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध किससे है? कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध किससे है? हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से, हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों के अनुज्ञप्ति प्रदान करने से, या हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से, और चौथा है विदेशी शिक्षा संसाधनों को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से। आपको बताना है कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है पहला, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, घरेलू अंश आवश्यकता। शैवाल आधारित ईंधन जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं हैं? मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ कि शैवाल से ऊर्जा प्राप्त कैसे किया जा सकता है, कहाँ तक संभावनाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। पहला कह रहा है शैवाल आधारित ऊर्जा का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। क्या ये बात सही है? आप लोगों को पढ़ाया है मैंने। दूसरा कराया है शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है। और आपका तीसरा है आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। पहले में केवल पहला, दूसरा, दूसरे में है दूसरा, तीसरा, तीसरे में केवल तीसरा, चौथे में है तीनों। तो आप सभी को पता है पहला तो सही नहीं है। अगर पहला सही नहीं है तो पहला भी हट गया, चौथा भी हट गया, या तो 2 3 सही होगा या तो केवल 3 सही होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शैवालों का जो ऊर्जा उत्पादन का काम है ये आपके महाद्वीपों पर भी हो सकता है, महासागरों पर भी हो सकता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत इसकी टेक्नोलॉजी, इसका जो कार्य पद्धति है ये महंगा है, इसीलिए आपके दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आपका शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा करने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता या प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है। आपका दूसरा और तीसरा सही है, केवल आपका पहला सही नहीं है। और आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। अब आपको बताना है कौन सा सही है। कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। पहले में है केवल पहला, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है दोनों, और चौथे में है कोई नहीं। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपका पढ़ा हुआ है और ये सारी चीज़ें आप सभी को याद होनी चाहिए, आयोग का पूछा हुआ भी है। तो इसमें जो सही है वो है आपका केवल और केवल पहला, चूँकि दूसरा जो है ये गलत है, इसमें सभी सदस्य शामिल नहीं है। सभी सदस्य कह दिया इसलिए गलत हो गया। आपका पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, आपको बताना है। पहला है गोदावरी डेल्टा, दूसरा है गंगा डेल्टा, तीसरा है हिमालय और चौथा है पश्चिमी घाट। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं?
तो आपका जो सही है वो है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2, गंगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा नहीं मिला है। गंगा घाटी में नहीं मिला है, बाकी सभी जगह मिला। गोदावरी में भी मिला है, हिमालय में भी मिला है, पश्चिमी घाट में भी मिला है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, वो गंगा घाटी में नहीं पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्यूल सेल से है। फ्यूल सेल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? कह रहा है यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन होता है। क्या ये बात सही है? पढ़ाई हूँ। दूसरा कह रहा फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे छोटी युक्तियों के लिए नहीं। तीसरा कह रहा है फ्यूल सेल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करता है, यानी कि कह रहा है आपका अल्टरनेट करंट का उत्पादन करता है। अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले में केवल पहला, दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है पहला तीसरा और चौथे में है सभी। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सी बातें हैं जो कि आपकी सही हो जाएंगी। और आप सभी को पता होगा बिकॉज ये एकदम से कॉमन सेंस का है। पहला और पहला केवल सही है। अगर आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो उप उत्पाद के रूप में आपको जल प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। तो पहला आपका बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि क्यों गलत है। यहाँ पे जो कह रहा है लैपटॉप और कंप्यूटर में नहीं यूज कर सकते, ऐसे कोई बात नहीं है। छोटी चीज़ों में भी फ्यूल सेल का यूज किया जा सकता है या हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए दूसरा गलत है। और तीसरा भी गलत है क्योंकि ये एसी नहीं बल्कि डीसी के रूप में विद्युत उत्पादन करता है, डायरेक्ट करंट के रूप में विद्युत उत्पादन करता है। तो दूसरा तीसरा गलत हो गया है। आपका केवल और केवल पहला सही है। आपके सामने एक और शानदार प्रश्न है और इसमें आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। चलिए दीजिएगा जवाब। आयोग का पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? पहला कह रहा है उर्वर मृदा, ताज़ा जल और प्राकृतिक गैस। दूसरा कह रहा है स्वच्छ वायु, फास्फेट और जैव विविधता। तीसरा कह रहा है मछलियाँ और मृदा और ताज़ा जल। और चौथा कह रहा है तेल, वन और ज्वार। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है। आपके सामने ऑप्शन और आप सभी को देना है जवाब। याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 है सही, मछलियाँ, मृदा और ताज़ा जल। मछलियाँ जो हैं अगर आप इनका सही से यूज़ करते हैं कभी समाप्त नहीं होंगे। प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचर ने दिया है इनको, अगर इनका सही से यूज़ करेंगे तो समाप्त नहीं होगा। मृदा का सही से यूज़ करेंगे कभी उसके तत्व समाप्त नहीं होंगे। ताज़े जल का सही से यूज़ करेंगे कभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि इनकी मात्रा जो है वो शुरू से निर्धारित है। अगर उसका सही यूज कीजिए तो समाप्त नहीं होंगे। हालांकि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड लगता है, उतना सही नहीं है, लेकिन इन चारों में सबसे सही आपका यही है। क्योंकि आप अगर पहला ले रहे हैं तो प्राकृतिक गैस की बहुत ज़्यादा भंडार नहीं है, समाप्त हो जाएंगे। दूसरा ले रहे हैं तो फास्फेट का बहुत ज़्यादा भंडार नहीं, समाप्त हो जाएंगे। तीसरा ले रहे हैं तो तेल का बहुत ज़्यादा भंडार नहीं है, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें अगर आप इनका सही से यूज करते रहें तो ये कभी समाप्त नहीं होंगे। यानी कि इतना लें कि वो उतना प्रजनन होके फिर बढ़ता रहे, तो ये समस्या नहीं करेंगे। तो आपका इन सब में सबसे सही उत्तर आपका 3 है। जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? जैव ईंधन के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला है जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल है। दूसरा जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। तीसरा है जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। और चौथा है जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। जैव ईंधन के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है? तो आपका दूसरा सही नहीं है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी के अनुकूल है। दूसरा भी सही है कि ये एक विकल्प बहुत अच्छा है। चौथा भी सही है कि मक्के से भी जैव ईंधन बनता है, लागत प्रभावी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा, पढ़ाया है मैंने। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या मिट्टी का तेल। तो नो डाउट सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इनमें कौन करेगा? आपका कोयला करेगा, दूसरे पे मिट्टी का तेल, तीसरे पे डीजल, सबसे कम हाइड्रोजन। चूँकि ये जब जलेगा तो ये पानी और ऊर्जा मुक्त करेगा, इसलिए हाइड्रोजन सबसे अच्छा है। अगला देखिए, आम आदमी की त्रासदी कहावत निम्न में से किससे संबंधित है? आम आदमी की त्रासदी, आम आदमी के लिए मुसीबत, आम आदमी के लिए समस्या क्या है? जहरीली गैसों
से लेने के कारण नुकसान से संबंधित घटना, दूसरा गरीब लोगों की दुखद स्थिति, तीसरा नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय और चौथा जलवायु परिवर्तन। आपको बताना है कौन सी चीज़ें हैं अगर वो समाप्त होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा आम आदमी को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसकी पहुंच से ये चीज़ें बाहर हो जाएंगी। तो आप सभी को पता होगा बच्चा लोग, नवीकरणीय जो निःशुल्क संसाधन है जिसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, जिससे आम आदमी को बहुत आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। जब इनमें डिस्टरबेंस होता है तो बड़े लोग तो इसको किसी तरह प्राप्त कर लेते हैं पैसा दे के, व्यवस्था करके, लेकिन गरीबों के लिए समस्या हो जाती है। अगर पानी शुद्ध नहीं रहा तो अमीर लोग तो फिल्टर करके पी लेंगे, गरीब कैसे पिएंगे? अगर मिट्टी में उत्पादकता नहीं रही तो अमीर लोग तो बाहर से भी मंगा लेंगे, गरीब क्या खाएंगे? ऐसे ही सारी चीज़ों का हाल है। सबसे ज़्यादा आपके गरीब प्रभावित होंगे जो निःशुल्क सुविधाएं नेचर ने दी हैं, अगर वो समाप्त हो जाती हैं तो। अगला, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्य वाला है? और आप सभी को इसका उत्तर पता है बिकॉज मैंने पढ़ाया है। सौर शक्ति या जल विद्युत शक्ति या जैव पुंज शक्ति या अपशिष्टों से अर्जित शक्ति। नो डाउट मेरे सभी बच्चों को पता होगा, मैंने पढ़ाया था। नवीकरणीय संसाधन हो या नवीकरणीय मतलब अनवीकरणीय संसाधन हो, सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो सौर शक्ति का है। विकास हम उष्णकटिबंधीय देश हैं, हमारे यहाँ वर्ष भर सौर ऊर्जा उपलब्ध रहता है। ये सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे बढ़िया विकल्प है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है और शानदार प्रश्न है आप सभी के लिए। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए सर्वोत्तम है? अगर पर्यावरण को स्वच्छ करना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया विकल्प क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद है, वन उत्पाद है, नाभिकीय विखंडन है या सौर सेल है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है, आपको ये बताना है और बहुत आसान है। नो डाउट सोलर सेल का उपयोग सबसे अच्छा है। अगर आप पेट्रोल के उत्पाद का यूज करेंगे पोल्यूशन होगा, अगर वनों के उत्पाद का यूज करेंगे तो आपका पोल्यूशन होगा, नाभिकीय विखंडन करेंगे ये भी नुकसानदेह है, लेकिन सौर सेल नुकसानदेह नहीं है। सबसे अच्छा, सबसे स्वच्छ, सबसे बढ़िया विकल्प। फिर से आपके सामने है शानदार प्रश्न, आपको बताना है कौन सा है सत्य। पहला है मतलब स्टेटमेंट है, भारत में संप्रति उपलब्ध प्रतियोगिता स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। पहला कह रहा आवासीय भवनों को गर्म पानी की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। दूसरा कह रहा लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। तीसरा कह रहा सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जा सकता है। चौथा कह रहा कुछ गाँव और छोटे नगरों के समूहों में बिजली व्यवस्था करने के लिए किया जा सकता है। पहले में है सभी, दूसरे में है दूसरा, चौथा, तीसरे में है पहला और तीसरा, और चौथे में है पहला, दूसरा, तीसरा। आपको बताना है भारत में संप्रति उपलब्ध प्रतियोगिता स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। भारत में जो इतने सारे विकल्प हैं उनमें आप सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो अभी हम बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो सबसे बढ़िया उत्तर आपका 4 है। आगे चल के जब हम बहुत ज़्यादा विकास कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे पास व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो सब जगह हम कर लेंगे, लेकिन अभी कम से कम अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, छोटी मोटी परियोजनाएं पूरी कर सकते हैं, सड़क और की व्यवस्था कर सकते हैं, विद्युत की व्यवस्था कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन अभी इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास बड़े जो है व्यवस्था की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। अभी ये नहीं है, लेकिन आपका चौथा सही है। आगे चल के आपका चौथा पॉइंट भी शामिल हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल शामिल है, चौथा आगे चल के ये भी आ जाएगा और हर चीज़ आपके सौर ऊर्जा से सही होने लगेगा या पूर्ति होने लगेगा। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 57.1%, 65.5%, 47.5% या 75%? आपको बताना है सरकार अपने टोटल ऊर्जा का कितना परसेंट सौर ऊर्जा से जो है पूरा करेगी, और उसने 2022 तक ये लक्ष्य रखा था। ये प्रश्न थोड़ा पुराना हो गया, उस समय के हिसाब से आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 57%। अब हम इसको धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। फिलहाल तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। 2022 के हिसाब से जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो 57% सौर ऊर्जा को रखा गया था, बाकी अन्य ऊर्जा को मिला करके रखा गया था।
तो बच्चा लोग उम्मीद है आपका पढ़ा हुआ रिवीजन हुआ होगा। काफ़ी लॉन्ग समय के बाद ये टॉपिक हम लोगों ने जो है रिपीट किया है या क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये सारे प्रश्न आयोग के पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग समझ सकते हैं आपके लिए सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कोई भी हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते, ना कोई बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का पूरा टाइम हम लोग क्लास को ही देते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मिलेंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।